मैंने अपनी उठाई कोनी और उसके मारी और नाक से खून निकाल दिया। उसने सरेआम मेरे सामने अपने पैंट की जिप खोलकर अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया। आते जाते लोग रुक तो गए थे, हमें लड़ते हुए देख रहे थे कि ये जैसे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई हो रही है, मगर कोई बीच में पूछने नहीं आ रहा था कि लड़ाई हो किस ले रही है। मेरे डीसीपी साहब श्री संजय भाटिया ने एक दिन मुझे बुलाकर कहा कि कल से तुम जीबी रोड इलाके की इंचार्ज। मेरे पिता के नाम एक प्रॉपर्टी थी। जब रिश्तेदारों को पता चला कि इस प्रॉपर्टी में हम कब्जा कर सकते हैं, तो उन्होंने मेरे पिता को जहर दे दिया। उस जहर से मेरे पिता मरे तो नहीं, मगर उनकी आवाज़ चली गई हमेशा के लिए। मेरी माँ अकेली हो गई, पूरा परिवार का बोझ मेरी माँ के सर पे आ गया। हमारा एक ढाबा था, मेरी माँ उसको चलाने लगी, काम करने लगी, तंदूर पे रोटियां बनाती थी। रात को जब ग्राहक लोग आते थे और वो मेरी माँ को गंदी निगाह से देखते थे, कुछ बुदबुदाते थे, मैं वहाँ पास में बैठ के देखती थी। तो मेरी माँ जिन सलाखों से रोटियां निकाला करती थी तंदूर से, वही सलाखें उनकी तरफ आंखों की तरफ करते हुए कहती थी, दीदे काट दांगी, रामी चल निकल। यानी उनको बताती थी कि तुम्हारी आंखों में ये सलाखें दे दूँगी। अपनी माँ का ये जोश देखते हुए, उनकी हिम्मत देखते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मेरी माँ सरेआम एक जवाब दे देती है। उस समय तो ये बात समझ नहीं आती थी, मगर जब मैं कुछ बड़ी हुई तो मुझे तब महसूस हुआ कि एक औरत को कोई आदमी अगर गलत निगाह से देखता है तो किस तरह से पलट को उसको जवाब देना चाहिए। मैं बड़ी हुई, स्कूल में जब जाने लगी तो शरारती थी, घर में लाडली थी क्योंकि पूरा परिवार था, माँ के पास भी रहती थी। तो एक दिन मेरी माँ ने मुझे कहा कि स्टोव में पानी का पतीला रखा हुआ है, वो उबल रहा है, स्टोव को बंद कर दो। दिमाग में पता नहीं क्या खुराफाती आई, मैंने स्टोव बंद करने की जगह पंप करना शुरू कर दिया और हालात ये हुए, वो गर्म पतीला जो पानी का था वो सारा मेरे बाजू पे गिर गया। स्वेटर चिपक गया था और बाजू एकदम खराब हो चुकी थी और जो स्वेटर चिपका हुआ था उससे मेरा हाथ इस तरह से बन गया। कई साल मेरा इलाज चला, हाथ सीधा हुआ। हाथ सीधा होने के बाद मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे दोनों हिम्मत थे। स्कूल में जूडो शुरू हुई, जब जूडो शुरू हुई तो मैंने उसको जब ज्वाइन किया तो मेरे मम्मी पापा ने कहा एक हाथ तो पहले ही ख़राब है, दूसरा टूट गया तो शादी के लायक भी नहीं रहोगी। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं ये अपने परिवार को बता दूं कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बनाम आया है। तो उनको खुशी हुई, फिर उन्होंने मुझे नहीं रोका और कहा कि अगर जूडो करना चाहती हो तो जाओ। मैंने अपने सर से रिक्वेस्ट की कि सर मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा अगर आप भर्ती होना चाहती हो तो मेहनत करो, दौड़ लगाओ, एग्ज़ाम दो, पास हो जाओगी। उनकी मार्गदर्शन पे मैंने फॉर्म भरा और मैं दिल्ली पुलिस में 1987 में एज ए कांस्टेबल भर्ती हुई। जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं होती, पोस्ट कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, आप बड़े होते हैं अपने कर्मों से, अपने कामों से। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। यही शिक्षा मेरे को अपने माता पिता से और अपने कोच से मिली। समय बीतता रहा, ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में मैं ऑलराउंडर आई, आउटडोर में फर्स्ट आई, तो एक गर्व हुआ कि मैं दुनिया में कुछ और अलग कर सकती हूँ। हमारा लोगो है शांति, सेवा और न्याय। सेवा जब एक पहला शब्द आता है तो आपके अंदर एक जोश भर जाता है। एक वाकया बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है, मैं जून के महीने में डीटीसी बस में बैठी हुई थी और मैंने देखा कि बस में कुछ लड़के आने जाने वाली जो वहाँ की बैठी औरतें थी, लड़कियाँ थी, उनको कभी चूटी कस रहे थे, कभी उनका दुपट्टा खींच रहे थे, कभी वो उनके ऊपर फफ्तियाँ कस रहे थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि कोई लड़की आवाज़ नहीं उठा रही। उनको क्यों नहीं आवाज़ उठानी आ रही या क्यों वो इस बात को सह रही हैं, मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो रहा था। एक बार मेरा मन हुआ कि मैं उठ के बोलूँ, इतने में मेरा स्टॉप आ गया। मैं हैंडल पकड़ के नीचे उतरने लगी तो एक लड़के ने उसी में से मेरा हाथ पीछे से पकड़ लिया। बस फिर क्या था, मैंने अपनी उठाई कोनी और उसके मारी और नाक से खून निकाल दिया और उसका कॉलर पकड़ के मैंने कहा रुक, तुझे मैं बताती हूँ। उसको देखते ही पीछे के 4 लड़के पीछे के गेट से भाग गए। आप मानेंगे, चलती बस से नीचे उतर गए, मगर मैंने उस आदमी को नहीं छोड़ा। उस लड़के को मैंने कॉलर से पकड़ा और ड्राइवर को कहा अगर पुलिस स्टेशन से पहले किसी स्टैंड पे बस रोकती
तो इसको तो छोड़ दूंगी, तुम्हें अंदर करा दूंगी। तुम बस में लगातार देख रहे हो ये लड़के लड़कियों को छेड़ रहे हैं, मगर ना तो कंडक्टर रोक रहा है उन चीजों को, ना ही ड्राइवर रोक रहा है। मैंने पुलिस में कंप्लेंट की और उनको जेल के पीछे भेजा। मैंने अगर कंप्लेंट की तो अब औरों को सबक मिल गया कि लड़कियां अपनी आवाज उठा सकती हैं। इसलिए आप आवाज उठाइए, अपराध को वही रोकिए। आज ये आपके साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। ऐसा नहीं कि ये एक ही बार हुआ। मैं एक दिन की बात बताती हूँ। मैं अपने घर के पास एक बड़ा ही पार्क था। मैं अपनी ड्यूटी के बाद जब भी मुझे समय मिलता था तो मैं चली जाया करती थी। जब मैं वहाँ चक्कर काट रही थी तो अचानक किसी एक लड़के ने आके मेरे कंधे से कंधा मारा। मुझे लगा आराम अचानक लग गया होगा। मैंने कोई ज़्यादा उस पर गौर नहीं किया और मैंने हल्का सा पीछे मुड़कर देखा। मुझे महसूस हुआ कि उस आदमी ने अपनी पैंट की जिप खोलकर अपने पेशाब वाला हिस्सा बाहर निकाल रखा है। मुझे लगा कि यहाँ पार्क में बच्चे भी खेलते हैं, औरतें भी बैठती हैं, ये आदमी क्या कर रहा है। वो आगे की तरफ निकल गया। मैं वापस पार्क की तरफ वापस एक राउंड काट के जब आई तो वो आदमी मेरे आमने सामने आया और उसने सरेआम मेरे सामने अपने पैंट की जिप खोलकर अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया। मैंने मौका नहीं खोया। मैंने उसी टाइम उसको वहाँ पकड़ा और 3-4 धरे और वहीं से पकड़ते हुए मैं उसको पुलिस स्टेशन में लेकर गई और उसको पुलिस के हवाले किया। तमाशबीन बनकर मत जिए। तमाशबीन बनकर अगर जिएंगे तो आप भी एक अपराध का होने का सहारा बनते हैं कि अपराध हो रहा है, होने दीजिए, हम अपना मुंह उधर फेर लेंगे। जब लोग सब आवाज़ उठाएंगे हम तभी आवाज़ उठाएंगे, तभी हम मोमबत्ती लेकर ऐसे धार्मिक स्थलों पे या ऐतिहासिक स्थलों पे जाकर आवाज़ उठाते हुए कहेंगे कि ये अपराध बंद होने चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कानून सख्त होने चाहिए। कानून सख्त हैं, पहले भी थे, बट उसको आप इग्नोर ना करें। ऐसा ही एक किस्सा है। जब अपराध हो रहा था तो लोग तमाशबीन बने हुए थे। एक बहुत ही भीड़ वाली सड़क जहाँ पे एक कॉलेज है और गंगाराम हॉस्पिटल है, एक बहुत ही फेमस स्कूल है और वहाँ पे आना जाना सड़क पर आम था। एक नेत्रहीन लड़की जो अपने कॉलेज की तरफ जा रही थी, कुछ गुंडे उसे ज़बरदस्ती ऑटो में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी वहाँ से निकली, मगर मुझे लगा कि ये लड़की के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। मैं वापस पलट के आई। मैंने आते ही लड़की से पूछा, बेटा आप इसको जानती हैं? तो उसने कहा नहीं। लड़की की आवाज़ सुनी, वो एकदम मेरे साथ एक हाथ से चिपक गई। एक हाथ उसका उस आदमी ने पकड़ रखा था। तो मैंने कहा आप इसको जानते हैं? ये तो बता रही है कि मैं इसको नहीं जानती। क्या बात है? तो क्योंकि मैं सिविल में थी तो मैंने सोचा डर नहीं है ना, सिविल आदमी से आदमी डरता नहीं है, बट अगर आप टोकेंगे तो सामने वाला जरूर डरेगा। उन्होंने कहा ये हमारी आपस की बात चल रही है, आप जाओ अपना काम करो। मैंने कहा मैं अपना काम ही कर रही हूँ, मैं अपना काम ही कर रही हूँ, पहले ये बता लड़की को कहाँ लेकर जा रहा है। कह रहा जा अपना काम करिए, हमारी आपस की बात चल रही है। जब वो तू तड़ाक पर आया तो मैंने एक थप्पड़ लगा दिया, क्योंकि उस समय गुस्सा था कि एक लड़की मना कर रही है और वो जबरदस्ती इसको अपने साथ बिठाने की कोशिश कर रहा है। मैंने जैसे उसको थप्पड़ मारा तो उसने अपनी जेब से एक ब्लेड निकालकर अचानक ही मेरे पे वार किया। तो मैंने इसको रोका तो वो ब्लेड मेरे इस उंगली पे लग गया। मैं उसकी नीयत से आ चुकी थी। मैंने लड़की को साइड में किया। हमें लड़ते हुए देख रहे थे कि ये जैसे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई हो रही है, मगर कोई बीच में पूछने नहीं आ रहा था कि लड़ाई हो किस लिए रही है। मैंने दूसरे हाथ से फ़ोन मिलाया, 100 नंबर पे कॉल की और पुलिस आई और मैंने उसको पुलिस के हवाले किया। आप जानते हैं अगर ये लड़की को ले जाता, मैं वहाँ से नहीं निकलती, तो लड़की को कहाँ पर ले गया, कितने लोग ले गए और उसके साथ क्या किया, हो सकता था उस लड़की को मार देते। कोई बताने वाला नहीं था कि अपराध कैसे हुए। अपराध को होते हुए ना देखें, अपराध को रोके, तमाशबीन ना बने, पुलिस की मदद करें। जब लड़की के साथ इस तरह का अपराध हुआ कि ये नेत्रहीन है और जब कभी इसके साथ इस तरह की कोई घटना होगी तो ये अपना डिफेंस कैसे करेगी। मैं आम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही थी। मैंने लड़कियों को ट्रेनिंग देनी शुरू की सेल्फ डिफेंस की। अब ये नेत्रहीन लड़कियां थी, मैंने महसूस किया ये बोलकर बता देंगी। विश्वास था कि जब ये लड़की कहीं बाहर जाएगी, ना बोल सकती है ना सुन सकती, अगर इसे कोई गंदी नीयत से टच करने की कोशिश करेगा, इसके साथ कोई अपराध करने की कोशिश करेगा, तो ये दिल्ली पुलिस के माध्यम से जो ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली है, ये अपना बचाव खुद कर सकती है। तो जब मैं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ तो उनको इतना मजबूत कर देती हूँ
कि वो अपनी रक्षा मुसीबत पड़ने पे खुद करें। और जब उनके घर में रात के समय उनके पिता, उनका भाई घर से बाहर जाए तो मम्मी के बहन को साथ लेकर जा रक्षा की। मेरे बहुत ही सीनियर ऑफिसर, मेरे डीसीपी साहब श्री संजय भाटिया ने एक दिन मुझे बुलाकर कहा, किरण एक जिम्मेवारी आपको दूं? मैंने कहा हाँ सर दीजिए। उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी कि कल से तुम जीबी रोड इलाके की इंचार्ज हो। जीबी रोड का नाम भी सुना, वो इसलिए सुना था कि रेड लाइट एरिया है। आम जनता की जो लड़कियां हैं, आम समाज की जो लड़कियां, महिलाएं, निंदन परिवार है, वहाँ जाने से कतराते हैं। उन गंदी गलियों को वो कहते हैं कि वहाँ से कोई ना निकले, मगर क्योंकि सड़क इस नाम से पहचानी जाती है, उस एरिया के कामकाजों से पहचानी जाती है। मगर एक जगह जोश भरा, क्योंकि एक जिम्मेदारी का काम मुझे दिया गया था। मेरा काम था वहाँ पे अपराध को रोकना, किसी भी ऐसी लड़की को वहाँ पे बेचा ना जाए, उससे जबरदस्ती कोई देह व्यापार ना कराया जाए। इस काम को रोकने के लिए मेरी ड्यूटी वहाँ लगाई, और ख़ास तौर पे नाबालिग लड़कियों के साथ वहाँ पे कोई धंधा ना कराया जाए, और वहाँ की महिलाओं को भी अगर कोई मदद की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी एक समाज का हिस्सा हैं, तो एज ए बीइंग लेडीज पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे वहाँ पे रखा गया। तो मुझे महसूस हुआ कि अगर हम इनके लिए कुछ करें तो हो सकता है इनकी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। ये तो पहले के 15-20 दिन थे, मगर वहाँ की जो हेड थी, नायिका थी, उन्होंने महसूस किया कि अगर किरण इनके साथ घुलने मिलने लग गई तो ये यहाँ का जीवन छोड़कर बाहर चली जाएंगी और उनका कमाई का जरिया जो है वो बंद हो जाए। मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं ऐसी क्या चीज़ करूँ कि ये लड़कियाँ देह व्यापार छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, उनके हुनर को कहीं और यूज़ किया जाए। तो मेरे टीचर शिव कुमार कोहली की बिटिया लक्ष्मी कोहली, जो एक आर्ट टीचर है, उसने कहा कि दीदी मैं आपके साथ चलूँगी और मैं उन लड़कियों को सिखाऊंगी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक 19-20 साल की लड़की मुझे कह रही है कि मैं इस ट्रेनिंग को करवा दूँगी, मगर मुझे लगा कि लड़कियाँ कमज़ोर नहीं हैं, इस लड़की में भी उतनी हिम्मत है। अब जो महिलाएं थी वो खुलकर मेरे से बातचीत करने लग गई। मैं जब भी जाती थी तो उन्हें लगता था कि अगर हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस हमारे साथ है। इस ट्रेनिंग देने का मकसद यही था कि लड़कियां अपने जीवन को चेंज कर सकें, और ये हो भी रहा है। मुझे खुशी है कि मैंने यहाँ से एक नहीं कई लड़कियों को निकाला। मैं उनकी ज़िंदगी में एक सूरज की किरण बन के आई। जब मैं ब्रोथल हाउस में जाती थी तो मैंने देखा कि एक सेक्स वर्कर अपने बच्चे के पाँव को बांधकर काम धंधा करती थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मेरा बेटा मानसिक रूप से कमज़ोर है और मैं उसको पालने के लिए काम कर रही हूँ। तब मैं बनी उसका सहारा और मैंने उस बच्चे को दिया एक नया जीवन और उस लड़की को समाज में रहने के लिए एक इज्जत भरी जिंदगी। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं भी इसी समाज से निकल के दिल्ली पुलिस में आई और देश में एक अपनी अलग पहचान बनाई। जब मैंने नेत्रहीन लड़की को बचाया तो मीडिया ने नाम दिया मुझे लेडी सिंघम का। इसी के साथ जब मैं काम करती रही तो मुझे बहुत सारे मौके ऐसे मिले जहां मुझे सम्मानित किया गया। राष्ट्र की सेवा करने के लिए एक सर्वोच्चम जो एक अवार्ड मिलता है, एक पदक मिलता है जिसे लोग राष्ट्रपति पुलिस पदक के नाम से जानते हैं, वो सम्मान मुझे मेरे कामों से मिला। मेरा सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। वो इंटरनेशनल अवार्ड जिसे आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड कहते हैं, चुनिंदा ऐसी महिलाएं जो राष्ट्र के लिए काम करती हैं, समाज के लिए काम करती हैं, दुनिया के लिए काम करती हैं और समाज को बदल देती हैं। जब मैंने भी ये बदलाव लाया तो आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित हुई। अपने कामों के लिए मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ कि एक साधारण सी लड़की, साधारण परिवार की लड़की जिसका हाथ जल गया था, पिता को जहर दे दिया था, माँ ढाबे पे काम करती थी, ढाबा चलाती थी, परिवार को पालती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज दिल्ली पुलिस में इतने बड़े सम्मान प्राप्त करूँगी, इतना मुझे इज्जत मिलेगी, राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो इन सब सम्मान के साथ मुझे जहन में एक ही शब्द नज़र में आता है, वो है जोश। ये मुझे विरासत में मिला अपनी माँ से। ये हिम्मत, ये जोश और ये जो कर्म करने की शक्ति है कि कभी हारना नहीं, कभी कमज़ोर नहीं रहना,
उसका मैं सिरा बांधती हूँ अपनी माँ को। हिम्मत नहीं हारनी। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ सभी माँ बाप को कि कभी भी अपनी लड़की को कमज़ोर ना समझें, अपने लड़के को इतना संस्कार दें कि वो महिला की इज्जत करे।